हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डूइंग गुड। लास्ट क्लास एक लंबी क्लास थी, लेकिन मुझे लगता है आपको मज़ा जरूर आया होगा। जीएवी की कंप्यूटेशन आज की क्लास में हम सीखेंगे। हालांकि जीएवी को कंप्यूट करने के लिए जिन 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो आपने ऑलरेडी सीख लिया है। अगर मुझे जीएवी कंप्यूट करना है तो आई नीड टू नो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। फॉर एक्सपेक्टेड रेंट यू नीड टू नो 3 थिंग्स: म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ये आपने सीख लिया। एंड फॉर एक्चुअल रेंट यू नीड टू नो एनुअल रेंट, वो भी आपने सीख लिया। तो बस अब शुरू कर देंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। लेकिन जीएवी की कंप्यूटेशन भी ना 2 तरीके से होती है। एक होता है जीएवी की कंप्यूटेशन व्हेन देयर इज नो वैकेंसी, यानी पूरे साल भर में मकान कभी भी खाली नहीं था। और दूसरा केस जीएवी का कंप्यूटेशन का होता है जब मकान बीच में खाली भी था। यहां खाली से मतलब है ताला लगा था। आइए देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। नो वैकेंसी, वैकेंसी। नो वैकेंसी का मतलब क्या होता है? मकान कभी भी खाली नहीं था। ठीक है, जैसे ऐसा पॉसिबल है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है केस? पहला केस हम ले लेते हैं, जैसे लेट आउट ही 12 महीने था, ये भी नो वैकेंसी का केस है। दूसरा, अगर लेट आउट मान लीजिए 8 महीने था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड 4 महीने था, ये भी नो वैकेंसी का केस है। वैकेंसी वाला केस कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कि लेट आउट था 4 महीने, सेल्फ ऑक्यूपाइड था 2 महीने, और फिर वेकेंट था कितना, 6 महीने। ये हुआ वैकेंसी वाला केस। ठीक है, मतलब खाली भी था मकान। ठीक है, यहाँ पे खाली नहीं था, या तो लेट आउट 12 महीने था। अगर लेट आउट 12 महीने नहीं भी था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, देयर इज नो वैकेंसी। तो बेसिकली जीएवी की जो कंप्यूटेशन होती है वो 2 केसेस में अलग अलग होती है, नो वैकेंसी केस और वैकेंसी वाला केस। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नो वैकेंसी वाला केस। मकान खाली नहीं था 12 महीने तक, या तो हम थे या तो किराएदार था। ठीक है, मकान पे ताला नहीं लगा था, नो लॉक ऑन हाउस प्रॉपर्टी। Steps to compute gross annual value if there is no vacancy। नो वैकेंसी का मतलब भी समझा रहा है, दैट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, 12 महीने किराए पे था, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड था कुछ समय के लिए प्रीवियस ईयर में। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या सर ये नो वैकेंसी वाला जो केस है इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड 12 महीना है तो भी तो नो वैकेंसी का केस हो गया? हम कहेंगे नहीं, होश में आओ। अगर 12 महीने तक सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, और अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया तो फिर जीएवी की कंप्यूटेशन होगी ही नहीं बच्चा, क्योंकि एनएवी सीधे नील हो जाता है। वहां सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान में जीएवी की कंप्यूटेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधे एनएवी ही नील है सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के केस में। यानी ये वाला केस तो नहीं होता है। यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है सर नो वैकेंसी मतलब मकान खाली नहीं ना है, तो हम थे 12 महीना। नहीं, तुम थे 12 महीना, तो वो ये नो वैकेंसी वाला केस यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बस 2 ही केस एप्लीकेबल। लेट आउट कुछ ना कुछ पीरियड के लिए तो होगा ही होगा, थोड़ा सा सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूरा ही सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान था, और अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान था देन व्हाई आर यू कंप्यूटिंग जीएवी? जीएवी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड इन दैट केस। क्लियर है सबको? तो इसीलिए लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट? 12 महीने तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था इसलिए नो वैकेंसी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट केस। लेट आउट तो हुआ ही होगा कुछ ना कुछ पीरियड के लिए, देन ओनली वी आर टेकिंग आउट जीएवी। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग ना डीम लेट आउट की वाली बात नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा हो कहीं से डीम लेट आउट की बात कर रहे हैं, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीम लेट आउट। ठीक है, अभी हम लोग एक तीसरा भी जीएवी की बात करेंगे। ठीक है, वेयर इट वुड बी फॉर डीम लेट आउट। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग वन मोर ऑप्शन हियर। एक और बल्कि हम बात करेंगे, आई शुड रेदर से डीएलओ वाला केस होगा वो।
ठीक है, अभी ये एलओ के केस में बात हो रही है नो वैकेंसी, फिर एलओ के केस में वैकेंसी वाली बात करेंगे, थोड़ा सा मकान खाली था, और फिर डीएलओ वाली जीएवी की भी बात करेंगे। तो नाउ दिस इज द केस ऑफ एलओ प्रॉपर्टी। एलओ में नो वैकेंसी का केस है, हम हाईलाइट कर दें, एलओ में नो वैकेंसी केस है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको निकालना होगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो ज़्यादा है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000। तो कहता है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज़्यादा है, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में ज़्यादा क्या है? 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो है भी नहीं, ठीक है, 1,20,000 आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर यही स्टैंडर्ड रेंट होता 1,15,000 रुपये, तो आंसर क्या आता है? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, यानी कि 1,20,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भाई 1,15,000 आंसर आ जाता। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से ज़्यादा लेना है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं लेना है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज़्यादा है वो लेना है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं लेना है, इज एक्सपेक्टेड रेंट। चलिए हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो हमें आता ही है कैलकुलेट करना है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल देंगे। दूसरा है एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट क्या होगा? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एनुअल रेंट जो निकाले थे आप, एनुअल रेंट क्या था? 12 महीने का किराया था सीधे, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट घटा लेना है। एनुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट घटा देना है। व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड रेंट? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है वो किराया जो किराएदार ने आपको नहीं दिया, वो किराया जो किराएदार ने आपको नहीं दिया वो आप घटा लेंगे, ठीक है। अच्छा, किराएदार था ही नहीं इसलिए किराया नहीं आया, वो सब तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि किराएदार नहीं था, किराया नहीं आया, वो सब तो तब होगा जब वैकेंसी का केस होगा। किराएदार नहीं था इसलिए किराया नहीं आया, इसे कहा जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। किराएदार नहीं था और किराया नहीं आया, इसे कहा जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी वाला केस ही नहीं है, कोई खाली था ही नहीं मकान, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है जो किराएदार था लेकिन किराया नहीं दिया, किराएदार था लेकिन किराया नहीं दिया, ठीक है। कहीं लिखना हो तो लिख लीजिए, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? किराएदार था लेकिन किराया नहीं दिया, ठीक है। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। मकान खाली था, मकान खाली था इसलिए किराया नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए एक्चुअल रेंट देखेंगे आपको तो अब सही लगने लगेगा। अच्छा, पहले तो भले 12 महीने का करा दिया गया था, जैसे रेंट पर मंथ 10,000 था तो इंटू 12 करके 12 महीने का एनुअल रेंट बना दिया गया था, लेकिन अगर उसमें से 4 महीने का किराया नहीं आया है तो 4 महीना लेस कर दिया जाता है। अब आपको थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा कि ओके यस, 4 महीने का किराया नहीं आया तो 4 महीने का कम कर दिया गया। नाउ स्टेप नंबर 3 इज जीएवी। जीएवी होता है स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। 1 और 2 में जो ज्यादा होगा वो बन जाएगा स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज ओनली जीएवी। तो क्या सिंपल है कि नहीं है? हाँ सर, स्टेप नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में से जो ज्यादा है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। नंबर 2 में हम करेंगे एक्चुअल रेंट विच इज एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, जितने महीने का किराया नहीं आया लेस कर देंगे हम, ठीक है। और फिर तीसरा आ जाएगा क्या चीज? 1 और 2 विच एवर इज हायर इज योर जीएवी। और जीएवी के बाद की कंप्यूटेशन तो सर हमें आती है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी, एनएवी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एंड हियर कम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन
रुकिए रुकिए जरा, ये यहां पे जो हमने बात की ना अनरियलाइज घटाने को मिलेगा, प्रैक्टिकली कोई भी अनरियलाइज रेंट घटा नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे अब आपको बताएगा कि अनरियलाइज रेंट आप तभी घटा सकते हो जब आप 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, नहीं तो घटाने नहीं मिलेंगे। किराया आपको नहीं आया है लेकिन आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब आपको घटाने देंगे, नहीं तो घटाने ही नहीं देंगे। यानी मुझे किराया नहीं आएगा तो भी मैं घटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो 4 कंडीशन दुनिया में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा। आइए दिखाते हैं। नोट्स में देखिए, पहला पॉइंट तो लिखता है अनरियलाइज रेंट होता क्या है। अनरियलाइज रेंट इज द रेंट फॉर द पीरियड व्हेन टेनेंट डजंट पे रेंट एंड आल्सो डजंट वेकेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में वो है और किराया नहीं दे रहा है, उसी को अनरियलाइज रेंट कहते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी खाली हो गई और किराया नहीं आ रहा है तो तुम उसे लॉस ड्यू टू वैकेंसी कहते हैं। भाई खाली था इसलिए नहीं आया। अनरियलाइज रेंट का मतलब है कि रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज होना चाहिए था, हुआ नहीं, मतलब किराएदार है वहां पे और किराया नहीं दे रहा है, इट्स कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। ठीक है। Unrealized rent will be allowed to be deducted from actual rent only if the following conditions are satisfied. This is rule number 4. रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, याद भी रहेगा, आसान भी है। रूल 4 4 कंडीशन है उसमें। पहला कहता है टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब कि जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए, फर्जी कागज वागज नहीं बनाए थे एग्रीमेंट का, रेंट का। तो चलिए बोनाफाइड टेनेंसी है, ये तो हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, जेन्युइन टेनेंसी है। दूसरा केस, the defaulting tenant has vacated. Defaulting tenant has vacated. अब इसका क्या मतलब है? कह रहा है देखिए हुआ क्या कि पिछले साल 12 महीने किराएदार था, जिसमें से 10 महीने का किराया मुझे दिया है, यानी अप्रैल से लेकर जनवरी तक का किराया दिया है, फरवरी और मार्च का किराया नहीं दिया है हमको। ठीक है, कौन सा किराया नहीं दिया? फरवरी और मार्च का किराया नहीं दिया। तो अब क्या मैं 2 महीने का किराया घटा सकता हूं? क्योंकि एनुअल रेंट तो हो गया 12 महीने का किराया पूरा। अब एक्चुअल रेंट कहता है एनुअल रेंट 12 महीने का किराया माइनस अनरियलाइज रेंट, तो 2 महीने का जो किराया है फरवरी मार्च का, क्या मैं घटा सकता हूं? तो कंडीशन उसकी क्या है? द अनरियलाइज रेंट विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड जब बी पॉइंट कहता है डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड, यानी फरवरी मार्च का किराया वो नहीं दिया लेकिन अब मकान खाली कर दिया है। अगर हम घटाना चाहते हो 2 महीने का तो किराएदार मकान खाली कर दिया है। क्या किराएदार मकान खाली कर दिया है? नहीं, किराएदार तो है आज भी और रोज रोज मुझसे हाथ जोड़ के बोल रहा है, राज भैया बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ना, अभी बड़ी स्थिति खराब चल रही है। इस बार पिछले महीने ना बीबी बीमार पड़ गई, उसके पहले बच्चे बीमार थे, सारा पैसा दवाइयों में लग गया है, किराए के लिए अभी पैसा नहीं है। राज भैया इतने सालों से रह रहा हूं, आप तो समझते हैं ना, मैं कभी किराया लेके भागूंगा थोड़ी ना, मैं दे दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा ही होता भी है कि नहीं एक्चुअल में? हाँ। अब वो 2 महीने का किराया नहीं दिया है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई दे देगा, कौन सा उसके साथ कोई झगड़ा करने की आवश्यकता है? तो वो खाली कर दिया है, नहीं वो है मकान में, सरकार के लिए लोग घटाने नहीं देंगे, वो क्यों है? हमसे ऐसे पूछ रही है। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड का मतलब पता है क्या है? सरकार कहना चाहती है कि अगर तुमको वो किराया नहीं दिया है तो तुम खाली करो। वो खाली क्यों नहीं किया है? और अगर वो खाली नहीं किया है और तुम तब भी चुपचाप बैठे हुए हो तो इसका मतलब है तुमको किराया मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। जब तुमको किराया मिल जाएगा तो तुम घटा क्यों रहे हो? मिल जाएगा ना, चिंता क्या कर रहे हो? टैक्स दे दो उनको, टैक्स दो 12 महीने का, मिल जाएगा तुमको। ये सरकार कहना चाह रही है। कह रही है क्या वो खाली कर दिया? हम कह रहे हैं नहीं। तो देखो आगे क्या कह रही है, तो और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। ठीक है, वो खाली नहीं किया तो तुमने क्या स्टेप लिया उसको खाली करवाने के लिए? मतलब हमसे पूछ रही है सरकार, गुंडे बदमाश भेजे, मरवाए उसको निकालने के लिए? हम कह रहे हैं नहीं, सरकार कह रही जाओ घटाने वटाने नहीं देंगे, 12 महीने का किराए पे टैक्स दो उनको। हद हो गई भाई साहब, कौन ये सब करता है? सरकार ये सब कह रही है, कह रही है सबसे पहले पूछ रही है एग्रीमेंट जेन्युइन है ना? हम कह हाँ। फिर कह रही है ये बताओ खाली कर दिया? हम कह नहीं, हाथ पे जोड़ता रहता है रोज, खाली थोड़ी ना किया है अभी मकान। तो कह रही है अच्छा कोई बात नहीं, खाली नहीं किया है, तुम तो एक्शन लिए ना खाली कराने के लिए, गुंडे भेजे थे ना, मरवाए थे ना उसको? हम कह रहे नहीं ये सब नहीं किए। कह रहा बस चुप बैठो, 12 महीने पे टैक्स दो। क्यों नहीं भेजे? इसका मतलब है तुमको किराया मिल जाएगा। सरकार ये कहना चाह रही है कि अगर तुमको सचमुच किराया नहीं मिलता तो तुम मार के उसको निकलवा देते। यानी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं है कि किराया मिलेगा, और अगर तुम्हारे दिल में है कि किराया मिल जाएगा तो टैक्स देने में तुमको क्या आपत्ति है? टैक्स दो, मिल जाएगा ना। माय गुडनेस, ये कानून है। आइए आगे देखिए,
तीसरी बात कह रहा है डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मान लो खाली वाली कर दिया तो उसके बाद की बात है। पूछ रही है अच्छा ये बताओ मकान तो तुम खाली करा लिए, अगर खाली नहीं कराया तब तो वहीं पे खेल खत्म हो गया मेरा। कह रही है कि 12 महीने पे टैक्स दो, कुछ घटाने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं खाली हो गया। तो फिर पूछ रही है अच्छा खाली करा लिए हो तो कहीं तुम्हारे ही दूसरे मकान में तो नहीं है? क्योंकि अगर मेरे ही दूसरे मकान में है तो सरकार कह रही है इसका मतलब कि उससे किराया मिल जाएगा तुमको। नहीं तो तुम इतने लल्लू हो कि अपना एक मकान खाली कराओगे और दूसरा मकान अपना ही दे दोगे अगर किराया नहीं मिल रहा है तो। किराया मिलेगा तभी तो तुम दूसरा मकान दिए हो ना उसको, नहीं तो ये मकान खाली करा के तुम अपना ही दूसरा मकान क्यों दे देते? तो हम जैसे ही बोले तो हमसे सरकार पूछ रही है कि इज ही इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। हम कहेंगे यस तो कहेगी नहीं घटाने को मिलेगा, हमको किराया नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है यार। वो मैं आपको बताता हूं, देखिए ये भी जेन्युइन केस है। एक किराएदार था, अप्रैल मई मुझे जनवरी तक किराया दिया, अप्रैल 23 से लेके जनवरी 24 तक किराया दिया, फरवरी मार्च का नहीं दिया। मैंने उसे कहा किराएदार आप किराया नहीं दे रहे हो, तो उसने कहा कि सर देखिए ना बीवी बीमार पड़ गई, उसके पहले बच्चे बीमार पड़ गए, सब दवाइयों में पैसा लग जा रहा है, नहीं है पैसा अभी। आप तो जानते ही हैं कि आपको जो किराया देने के बाद कितना मेरे पास बचता ही है, ठीक है, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने पता है उसको क्या कहा, मैंने कहा तुम 3 BHK फ्लैट लिए हुए हो यार, इसका किराया ज़्यादा होता है, तुम एक काम करो तुम 2 BHK फ्लैट में आ जाओ, मेरा एक सस्ता फ्लैट है उसमें आ जाओ, ठीक है, हम 3 BHK फ्लैट किराए पे चला देंगे यार, इसका 20,000 रुपये आ जाएगा, 2 BHK का किराया भी 12,000 रुपये होता है, तुम उसमें आ जाओ, तब तक अभी तुम्हारी स्थिति ठीक भी नहीं है। तो वो किराएदार को हम दूसरे अपने फ्लैट में ले आए, छोटे वाले फ्लैट में। अब सरकार देखिए कैसे पूछ रही है, कह रही है तुम खाली करा लिए? हम कहे हाँ खाली करा लिए। कह रही है तुम्हारे ही दूसरे फ्लैट में? हम कहे हाँ। तो कह रही है नहीं घटाने देंगे, इसका मतलब है तुमको मिल जाएगा किराया। अरे हो सकता है आत्मीयता के नाते हम दे दिए, हो सकता है वो सचमुच किराया ना दे, लेकिन सरकार कह रही है अभी नहीं घटाने देंगे हम तुमको, ठीक है। चौथा हम अब सुनिए, सरकार ने पूछा हमसे मकान खाली करा लिए, गुंडे बदमाश भेजे? हम कहे हाँ गुंडे भेजे थे, मारे सब धमाधम खाली वाली कर दिया। उसके बाद भी सरकार को शांति नहीं है। अब हमसे क्या पूछ रही है, करिए द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। करिए कोर्ट में केस कर दिए उसके खिलाफ जो 2 महीने का रेंट नहीं आया था उसके लिए। हम कह रहे हैं भगवान हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे आगे, मतलब मारपीट करानी है पहले गुंडे बदमाश से उसकी, उसके बाद कोर्ट में जाके केस करना है कि किराया नहीं आया 2 महीने का। अरे 12,000 रुपया किराया है 2 महीने का, 24,000 रुपया हुआ, वकील साहब 50,000 रुपया मांग रहे हैं केस करने का। कौन करता है केस वैसे ये बताओ हमको? कोई किराएदार 2 महीने का किराया नहीं देगा हम केस करने जाएंगे? अरे कोई नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है कि केस किए कि नहीं किए नहीं घटाने देंगे। या फिर अभी देखो एक और रास्ता देगा, अगर केस नहीं किए हो तो कह रहा है सेटिस्फाई द एइंग ऑफ असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। और या तो तुम केस कर दिए और केस नहीं किए तो जो तुम्हारा असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको सेटिस्फाई करो कि केस तुम करोगे तो हार जाओगे। मतलब अब हमको इनकम टैक्स ऑफिसर को समझाना पड़ेगा साहब देखिए केस हमने इसलिए नहीं किया ना क्योंकि अगर हम केस करेंगे तो हम हार जाएंगे। अब हम उसको समझाएंगे तो समझ जाएगा क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला? उसको तो कोई बात समझी में नहीं आती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को तो बस यही बात समझ में आती है। अरे ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये सब कहना तो अलाउड नहीं था। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। हम समझाएंगे सामने वाला समझ जाएगा, ये कहां पॉसिबल है? कुल मिला के कंक्लूजन पॉइंट ये है कि अनरियलाइज्ड रेंट कोई भी नहीं घटा सकता, ठीक है, क्योंकि कोई 2 महीने का किराया नहीं देगा तो हम मार के उसको निकलवा नहीं देंगे। दूसरी बात निकलवा मार वार के निकाल भी देंगे तो कोर्ट में जाके केस नहीं कर देंगे, और केस अगर नहीं किए हैं तो जाके एओ को हम समझा ले जाएंगे कि हम केस करेंगे तो हम हार जाएंगे इसलिए हम केस नहीं कर रहे हैं, मान जाओ मेरी बात। ये सब नहीं होता। दीज आर 4 वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विच प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, सो नोबडी गेट्स डिडक्शन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। नाउ कमिंग टू एग्जाम में जब भी आपको लिखा रहेगा अनरियलाइज्ड रेंट इतना रुपया, तो आप ये एज्यूम कर लेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं दी गई है तो आप एज्यूम कर लेंगे रूल फॉर ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड और अनरियलाइज्ड रेंट घटा देंगे। जल्दी से लिखिए कि एग्जाम में अगर रूल 4 की कंडीशन नहीं दी गई है तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है ऑल कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड और अनरियलाइज्ड रेंट घटा देना है,
ठीक है, क्योंकि लॉ में अगर ये लिखा हुआ है तो लॉ लिखने वाले क्या कहना चाहते हैं कि घटेगा कि नहीं। अरे तुम अगर यही कहना चाहते कि नहीं घटेगा तो कानून ही नहीं बनाते। तुम लोग तो यही कहना चाहते हो ना घटेगा, तो एग्जाम में भी हमको यही कहना होता है हाँ ये सब होता है। अब हम लोग ऐसे ही, हम लोग देखिए, हम लोग जनता यही कहती है जो सरकार कह रही है वो सच है, वही सही है। ठीक है, हम यही कहेंगे, सरकार हमसे कहेगी कि मार दोगे ना, हम कहेंगे हाँ मार देंगे किराएदार को। ठीक है, केस वेस करोगे ना, हाँ भाई करेंगे, भाई आप ही जो कहेंगे वही करेंगे। ठीक है, अच्छा वहाँ पे मैंने लिटरली थोड़ा सा फनी बनाने के लिए बार बार कहा कि किराएदार को गुंडे बदमाश भेज के मरवा दो, ये बात नहीं है। सरकार कहना चाहती है आपने कुछ किया कि नहीं भाई, आपने उसको समझाया, धमकाया, निकालने की कोशिश की कि नहीं की, मतलब आपने कुछ एफर्ट लिया कि नहीं उसको निकालने के लिए। लिटरली यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं होता है गुंडे बदमाश भेज के, लेकिन प्रैक्टिकली समझिए बात यही होती है। अब वो नहीं निकल रहा है तो क्या तरीका होता है, यही तरीका होता है ना यार निकालने का। तो ठीक है, तो these are the 4 conditions that need to be satisfied in order to get deduction for unrealized rent. now अभी तीसरी पॉइंट पढ़िए, यही एक पॉइंट है जो आपको रियल में अब दर्द देगा। ठीक है, ऊपर वाले दर्द को अब बढ़ा देगा, एकदम पूरी बुरी तरीके से बढ़ा देगा। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स इज नॉट परमिटेड। आइए समझाएं। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स इज नॉट परमिटेड। मेरा प्रीवियस ईयर है 23-24। मेरा जो टेनेंट है बड़ा ही प्यारा है, अप्रैल 23 से लेके उसने जनवरी 24 तक का रेंट पे कर दिया। कितना अच्छा किराएदार है कि नहीं। फरवरी 24 में और मार्च 24 का उसने रेंट नहीं पे किया, नॉट पेड, यानी मेरे लिए इसी को कहा जाता है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, अब मैं ये मार्च 24 बीत गया, इस समय अप्रैल चल रहा है। ठीक है, अब मैंने अप्रैल में ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न मैं अप्रैल में जमा कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहा हूँ किसकी, PY 23-24 की। अब इसमें हमें अपनी इनकम बतानी है। अब इस इनकम में जो सेकंड पॉइंट आता है स्टेप नंबर 2 में, जहाँ पे हमें अनरियलाइज्ड रेंट घटाना है, तो क्या ये हम घटा पाएंगे। तो अब जब अप्रैल में मुझसे सरकार 4 कंडीशन कहती है कि पूरी किए कि नहीं। नंबर 1 कि उसको वो निकल गया, नहीं वो तो है अभी मकान में, अप्रैल में भी है, वही कहा हुआ है भैया अभी दे देंगे, 2 महीना और समय दे दीजिए, 1 आध महीना। ठीक है, अच्छा तो क्या हम उसको मार के निकाले हैं, केस किए हैं, कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हम अनरियलाइज्ड रेंट घटा पाए, नहीं। यानी हमने 12 महीने की रेंट पे, 12 महीने की जो रेंट है वो मेरी इनकम बन गई। मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी क्योंकि ये सब किया ही नहीं मैंने। ठीक है, उसके बाद ये मई में ही निकल जाता है, मई 24 में ही लेफ्ट, और हमें कोई भी पैसा नहीं देता है, मतलब कि फरवरी का नहीं दिया, मार्च का नहीं दिया, अप्रैल और मई में वो भाग जाता है। अप्रैल में तो वादा कर ही रहा था भैया दे देंगे, नहीं उसकी स्थिति ठीक होगी, वो चला जाता है। ठीक है, 1 रुपया किराया नहीं दिया। अब ये बताइए कोई हम केस कर देंगे क्या, इतना फुर्सत नहीं है किसी के पास। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता। अगर 12,000 रुपये का किराया 4 महीने का 48,000 रुपया हुआ, मेरे पास समय थोड़ी ना 48,000 रुपये के लिए हम केस करेंगे किसी को। ठीक है, कुछ नहीं, चला जाता है, कोई किराया नहीं मिला मुझे। ठीक है, अब बात आती है जब हम अगली रिटर्न अपनी जमा करेंगे प्रीवियस ईयर 24-25 की, तो इसमें जो 2 महीने का अनरियलाइज्ड, पिछली बार तो 12 महीने की इनकम बना दिए थे हम। अब तो वो किराएदार चला गया, सब कंडीशन फुलफिल हो गई ना, किराएदार चला गया, खत्म खेल। ठीक है, तो वो 2 महीने का जो अनरियलाइज्ड रेंट था, क्या इस बार घटा लेंगे। अब तो किराएदार चला गया, पिछली बार तो हम घटा नहीं पाए थे क्योंकि सरकार पूछी किराएदार गया, हम कहे नहीं, तो कहीं नहीं घटाओ। अब तो चला गया अगली साल, तो जब 24-25 की हम रिटर्न जमा करेंगे तो इसमें 2 महीने का, अब अगले साल का भी 24-25 का नया किराएदार आया था, उसके किराए की इनकम थी, तो वो सब हम लिखे हैं सब। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि जो अनरियलाइज्ड रेंट पिछले बार का था, क्या वो हम इस बार घटा पाएंगे। हमको अनरियलाइज्ड रेंट कौन कौन से 4 महीने का हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हमें अनरियलाइज्ड रेंट हुआ फेब 23, मार्च 23,
अप्रैल 24 और मई 24, ये 4 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट हुआ। क्या हम इन 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट घटा पाएंगे? इन 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट घटा पाएंगे? हम इन 2 महीने का अनरियलाइज नहीं घटा पाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है तब भी। मतलब वो चला गया, ठीक है, वो तो चला गया है, रिकवरी के लिए केस कर दिए, रिकवरी के लिए केस भी मार दिए, ठोक दिए केस भी उसके ऊपर, लो क्या अब भी हम ये घटा पाएंगे पिछले साल का? कहता है नहीं, कहता है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स इज नॉट परमिटेड। पिछले सालों का आपको अनरियलाइज्ड रेंट घटाने नहीं देंगे। अब बात आती है ये 2 महीना इस साल का था, ठीक है, इस साल वाला हम 2 महीना अनरियलाइज्ड रेंट घटा लेंगे, हाँ ये डिडक्ट हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा, ये नॉट डिडक्ट, ये नहीं डिडक्ट होगा। हाँ ये भी तभी डिडक्ट होगा जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है, ये तो डिडक्ट नहीं होगा 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने पे भी, पिछले साल का डिडक्ट नहीं होगा 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने पे भी, ये कह रहा हूं, ठीक है। अब ये बात तो आपको भी समझ में आती है कि 4 कंडीशन सेटिस्फाई तो हो ही नहीं पाएगा इस साल के लिए भी, ठीक है। किराएदार चला गया, ये तो बात मानते हैं हम, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज वेकेटेड, ठीक है, वो मेरे किसी और प्रॉपर्टी में नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन अगला केस था कि आपको केस करना पड़ेगा, हम केस किए हैं क्या? केस तो नहीं किए हैं, तब तो हम इस साल का भी नहीं घटा पाएंगे। हम कह रहे हैं अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो हम इस साल का घटा पाएंगे। तो एग्जाम में तो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाती है, तो आप इस साल का घटा पाएंगे। एग्जाम में लिखेगा 4 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो भी ये वाला आप पिछले साल का नहीं घटा पाएंगे। कितनी जबरदस्त बात है, यानी सरकार खुद वसूली भाई बन गई है, ठीक है, कह रही है दे दिए ना तो हो गया, चलो अब मेरा हो गया, अब नहीं। अरे हमने कहा यार पिछले साल तो मेरा किराएदार गया नहीं था, इसलिए ना तुम 2 महीने का हमसे टैक्स ज्यादा ले लिए कि आ जाएगा आ जाएगा, अब आया नहीं, अब तो क्लियर हो गई बात, चला गया, हम केस कर दिए, अब तो दो हमारे 2 महीने का टैक्स जो हम दिए थे एक्स्ट्रा, सरकार कह रही नहीं जो मेरे पास आ गया, अब जाओ। लेकिन अब एक दूसरी बात समझते हैं, इससे अभी अब मतलब नहीं, ये सब बाद में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमने तो 12 महीने का टैक्स दे दिया यहां पे हमने 12 महीने का टैक्स दे दिया, ठीक है, लेकिन किराया कितने महीने का मिला था हमको? 10 ही महीने का, ठीक है। लेकिन एक उल्टी बात करते हैं, मान लीजिए हमने पिछले साल ही मार्च में ही उसको धक्के मार के निकाल देते, ठीक है, जाते धक्के मार के उसको निकाल देते, निकाल के सामान बाहर फेंक देते उसका, और कोर्ट में केस भी कर देते, 2 महीने की रिकवरी नहीं हुई है रेंट की, ठीक है, तो क्या हमें अनरियलाइज्ड रेंट घटाने को मिल जाता? हाँ, अब सरकार कहती है अब मर्दों वाला काम कियो, मार के निकाल दिए उसको, केस कर दिए, हाँ 2 महीने का घटा लो, अब 10 महीने का किराए पे टैक्स देना है बस तुमको, ठीक है। उसके 3 साल बाद ये सब हो गया, अब 10 महीने का हम किराए पे टैक्स भी दिए हैं, अब टेंशन नहीं है भाई, जितना आया था किराया उतने पे टैक्स दिए, लेकिन इतना करने के लिए, थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए हमको उसको लात मार के निकालना पड़ा, कोर्ट में केस करना पड़ा। अब 3 साल बाद वही किराएदार 3 साल बाद मेरे पास आता है, कहता है भाई साहब नमस्ते, पहचाना मुझे? हम कहते हैं यार देखा देखा चेहरा तो लग रहा है तुम्हारा। कह रहे भाई साहब आप पहचान नहीं रहे, 3 साल पहले आपने लात मार के निकाला था हमको, मेरा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया था। हम कहा हाँ हाँ हाँ, अरे रमेश भाई तुम रहते थे हमारे यहाँ? कहा हाँ 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 भैया, आपका 2 महीने का ना किराया बाकी था, 12,000 इंटू 2 24,000 रुपये। उस समय मेरी स्थिति बहुत बेकार थी, मैंने आपको बताया था ना, बीवी बच्चे बीमार थे, इस वजह से इलाज में पैसा लग गया था, तो मैं आपको दे नहीं पाया था। लेकिन उसी दिन से मेरा दिल कचोट रहा था कि मैं आपको 24,000 रुपये किराया नहीं दिया हूँ, मुझे बड़ा खराब लग रहा था, बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। आज मेरे पास वो पैसा जुट गया है, वो देने आया हूँ। लो, वो तो 24,000 रुपया देने आ गया, और सरकार तो हमको घटवा के टैक्स नहीं ली थी हमसे, अब 24,000 आ गया, तो अब सरकार क्या बोलेगी? अब गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दो 24,000 का। आई बात समझ में? अगर घटा लिए थे और पैसा आ गया तो सरकार को टैक्स चाहिए, और अगर घटा नहीं पाए थे, बाद में वो पैसा नहीं आया, तो सरकार कह रही है नहीं मेरा हो गया, जो मेरे पास आ गया वो मेरा हो गया। लेकिन जो नहीं गया था उस पर टैक्स चाहिए। अब वो किराएदार आके हमको 3 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी वो 24,000 रुपया दे देगा ना, सरकार को उसमें से टैक्स चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है वो तो तुम घटा लिए थे ना, ठीक है।
तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल होता है, ये बात बाद में देखेंगे, अभी बस इतना समझिए, वो बाद में देखने वाली बात है, अभी सिर्फ इतना बताएंगे, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट अर्लियर ईयर्स का परमिट नहीं होता है। चलिए, तो आपने जीएवी कंप्यूट करना सीख लिया नो वैकेंसी के केस में, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। मिस्टर एक्स ओन्स 5 हाउस इन चेन्नई, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, पांचों मकान किराए पे हैं, सबकी जीएवी निकालनी है। मकान नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो समझ जाइएगा कि ये मकान पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है, ठीक है। मतलब आप टेंशन मत लीजिएगा, बस एग्जाम में ना थ्योरेटिकल पेपर होता है, वो ज़्यादा दिमाग वो लोग नहीं लगाते हैं, जहाँ मर्जी जैसे फिगर दे देते हैं, ठीक है। तो रेंट का ये नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अगर फेयर रेंट नहीं होता ना तो आप एनुअल रेंट के बराबर मानते, ठीक है ना, एनुअल रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो ज़्यादा है वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, तो 90,000 रुपया। और फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट कहीं दिया नहीं है तो स्टेप नंबर 2 हमेशा बस यही हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 72,000, इन दोनों में से जो ज़्यादा है 90,000। आइए मकान नंबर 2 में म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में से जो ज़्यादा है 60,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं है भाई साहब, 60,000 है, तो स्टेप नंबर 1 60,000। स्टेप नंबर 2 72,000, दोनों में से जो ज़्यादा है 60 72, ठीक है। अच्छा, कहीं भी देखिएगा अनरियलाइज्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो स्टेप नंबर 2 तो हमेशा यही हो जाएगा, तो स्टेप नंबर 2 पहले ही लिख के हटा लेते हैं, 60,000 30,000 72,000। अब ये बनाते स्टेप नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो ज़्यादा है 65,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 58,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 58,000, तो 58,000 60,000 विचेवर इज हायर 60,000। इन दोनों में से जो ज़्यादा है 25,000, 25,000 30,000 में से जो ज़्यादा है 30,000, इन दोनों में से जो ज़्यादा है 80,000, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 78,000। अब 78,000 72,000 में से कौन सा ज़्यादा है, 78,000, निकल गया, इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी बुक में भी ये मिस्टेक है तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। दिस इज अनरियलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर 23-24 है और ये अनरियलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर 22-23 है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लेट आउट प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। म्युनिसिपल वैल्यू, एक एक प्रॉपर्टी की एक बात करते हैं एक एक करके, ये लेट आउट प्रॉपर्टीज हैं। ए, म्युनिसिपल वैल्यू 50, फेयर रेंट 52, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा, ठीक है, तो 52 इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। असेसमेंट ये 24-25 के लिए निकालना है, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 का निकालना है। अनरियलाइज्ड रेंट 23-24 का भी दिया हुआ है, 22-23 का भी दिया हुआ है। क्या 22-23 का अनरियलाइज्ड रेंट किसी भी कीमत पे घटाने को मिलेगा? नहीं, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन में 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है ये नहीं बताया है, तो क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सॉल्यूशन में एज्यूम कर लेते हो आप, रूल 4 ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, ये मान लेते हैं बच्चों। अगर हम ये मान लिए हैं तब तो हमें सब घटाने को मिल जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट, नहीं, 22-23 का तो वैसे भी नहीं मिलेगा, पुराने साल का अनरियलाइज्ड रेंट घटाने को नहीं मिलता है, बस करंट वाले प्रीवियस ईयर का ही घटाने को मिलेगा। पहले का हिसाब जो हो गया, खेल खत्म। सरकार कहती है हमको मिल गया पैसा, मिल गया, अब नहीं देंगे वापस, वापसी नहीं होती है, वसूली भाई है हम, ठीक है। तो 22-23 का तो नहीं मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन की आपकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अनरियलाइज्ड एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये चूंकि 46, अब इन दोनों में से जो ज़्यादा है 52। दूसरे वाले केस में म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से ज़्यादा 52, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा 51, और यहाँ भी 48 - 2 ही होगा, ये एक इग्नोर करना पड़ेगा आपको। बिस करंट प्रीवियस ईयर की आपको अनरियलाइज्ड रेंट मिलती है, पहले का नहीं मिलता, कंडीशन सेटिस्फाई होने पे भी। हम ये मान के चल रहे हैं जबकि यहाँ पे कंडीशन 4 सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि अगर वैसे तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल अगर बात होती ना तो ये वाला भी नहीं मिल पाता, क्योंकि केस तो नहीं दिया होता है। अगर किराएदार निकल भी गया है, यहाँ तक हम मानने को तैयार हैं, लेकिन केस इस कौन करता है, लेकिन ठीक है भाई। अच्छा, केस नहीं किए हो तो भी कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता होता है वहाँ पे भी, कहता है अगर केस नहीं किए हो तो एओ को ये यकीन दिलाओ कि तुम केस करोगे तो हार जाओगे। अब हम एओ को कहेंगे हम ना साहब इसलिए केस नहीं किए क्योंकि हार जाएंगे, तो एओ कहेगा काहे हार जाओगे, काहे नहीं हार जाओगे, जाओ करो केस, मानेगा ही नहीं।
ठीक है, ये सब सरकारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये लोग इतना जल्दी मानते थोड़ी ना है कोई बात, ठीक है, तो ये सब नहीं हो पाता है। तो ये 46 ही हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली भाई अब एग्ज़ाम में तो जो सरकार कहती है वो सही है, ये मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं ऑल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर 23-24 का हम घटा दे रहे हैं। तो 51 ये 46 हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रेंट होगा एनुअल रेंट 48 माइनस 2 अनरियलाइज्ड रेंट, तो इन दोनों में से हायर 51 इज द GAV। ठीक है, तो आपने GAV कंप्यूट करने का आज की क्लास में एक तरीका देखा, व्हेन देयर इज नो वैकेंसी केस। अगली क्लास में हम जब आएंगे तो देखेंगे GAV कंप्यूटेशन व्हेन द प्रॉपर्टी इज वेकेंट, पार्टली वेकेंट, वो कुछ समय के लिए खाली भी पड़ी थी। ठीक है, देन विल कंप्यूट GAV इन द केस ऑफ डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, क्योंकि डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में ना ये एक्चुअल रेंट वेंट होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे GAV कंप्यूट होगा, दैट विल डू। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अभी GAV की कहानी पूरी नहीं हुई है, उस कहानी को पूरी करने के लिए आपको अगली क्लास में भी मुझसे मिलना पड़ेगा। विल स्टॉप हियर।